अर्थ की मूवमेंट्स। जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर बड़ी सारी प्लेट्स में ब्रोकन डाउन है, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। और मैंने एक और वर्ड आपको बताया था, क्या है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का दूसरा वर्ड? टेक्टोनिक प्लेट्स। और कल ये डिस्कशन आई होप अच्छे से समझ में आ गई कि एस्थीनोस्फीयर कैसे वर्क करता है, मेंटल का पार्ट होता है। भारी वाली प्लेट यानी कि ओशनिक क्रस्ट जब भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराती है, भारी होने की वजह से वो नीचे झुक जाती है। अच्छा, इसके नीचे झुकने का मैं भी एक रीज़न बता भी दूंगा आपको, ठीक है। हर एक जो प्लेट होती है, चाहे वो ओशनिक क्रस्ट हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, वो इंडिपेंडेंटली एस्थीनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है, जो कि मेंटल का पार्ट होता है, सेमी मोल्टन स्टेट होती है। अर्थ की लिथोस्फेरिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है उसको ज्योग्राफी में हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन प्लेट्स को मूव करने के लिए, वो अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से प्रोड्यूस होती है। और दिवजोत क्या वर्ड होता है उसके लिए? कौन से सेल्स? राइजिंग कौन से सेल्स है दिवजोत? भूल गए? राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ये जो प्लेट्स हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती हैं अलग अलग स्पीड पे, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ समझा दी थी। अच्छा, अब एक चीज़ ना एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ समझो ध्यान से, क्या कि ये जो ओशनिक क्रस्ट है, हालांकि 5 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 35 किलोमीटर चौड़ाई है, मान लिया, लेकिन फिर भी ये सीमा से बना हुआ है तो इसका भार ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि सीएल से बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है, सवाल ये उठता है यार ये नीचे क्यों जाती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर ही क्यों रहती है इसके, जब भी ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। और मैंने आपको बताया था ना, ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट OC-CC कन्वर्जेंस है ना, ये यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी, दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, जैसे कि ये एरो भी हमें दिखा रहे हैं। ये यहाँ से ओशनिक क्रस्ट का एरो है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एरो है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर है क्या कि ये जब प्लेट टकराती है, ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराती है, तो होता क्या है, देखो कोई भी भारी चीज़, जैसे मतलब मान लो मैं एक बात बताता हूँ, नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, कशिश एक A4 शीट को आपने मुक्का मारा, बताओ ज़रा पेपर के साथ क्या होगा? वो उठेगा ही तो, उड़ेगा ही तो। इट इज़ जस्ट लाइक अ फेदर। मतलब यहाँ पर मोटाई को छोड़ो, मैग्नीशियम का भार इतना होता है कि वो किसी भी चीज़ से टकराए, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में, हमारे केस में, एग्जाम्पल क्या, हमारे केस में एल्यूमिनियम से अगर वो टकराए, एल्यूमिनियम इतना लाइट होता है कि वो ऊपर उठ जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक द कंसेप्ट कि आपने ना एक रैकेट से या एक बैट से एल्यूमिनियम फॉयल को मारा, भाई वो ऊपर ही तो उठेगा हल्का सा, उसको ये थोड़ी ना वो ज़मीन के अंदर धंस जाएगा, उसका चूरा चूरा बन जाएगा। एल्यूमिनियम फॉयल, अपनी फॉयल पेपर जो होता है अपना, जिसमें खाना पैक करते हैं, तो ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब भी आपस में टकराती है, इस वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नीचे वो ऊपर उठ जाती है, क्योंकि वो लाइटर, उसका वेट लाइटर होता है, डेंसिटी उसकी इतनी हैवी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट जो कि बनी हुई है CMR से। अब ध्यान से सुनना आगे की डिस्कशन। अर्थ पे बहुत सारी प्लेसेस ऐसी होती हैं कि जो प्लेट्स होती हैं दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से मूव करती हैं। जब, ध्यान से सुनना, जब प्लेट्स एक दूसरे से मूव दूर करती हैं, ध्यान से सुनो, ये प्लेट है ओशनिक क्रस्ट, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। कशिश जब पास आती हैं उसको कन्वर्जेंस कहते हैं, जब दूर जाते हैं तो क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस, ठीक है। दिवजोत यहां तक बात समझ में आई? ये ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, वो उस डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे से ये दोनों प्लेट्स क्या कर रही हैं? डाइवर्ज कर रही हैं, डाइवर्जेंस हो रही है इनके बीच में। जब डाइवर्जेंस होती है प्लेट्स के बीच में तो पता है क्या होता है, जैसे ये ज़मीन का टुकड़ा अभी तक ऐसा था, जुड़ा हुआ था, डाइवर्जेंस हुई, एक टुकड़ा जा रहा है यहाँ पर, एक जा रहा है यहाँ पर। अल्टीमेट रिजल्ट कभी कभार क्या बनता है, अर्थ पे इस प्रकार की वैलीज बन जाती है। जैसे आप पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ पर, यहाँ खड़ी हुई दिवजोत, यहाँ खड़ी हुई आशिमा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या वो करके, और नीचे बड़ी सी ये ढलान है, ठीक है, बिल्कुल कोने पे खड़े होंगे, आशिमा को इसने लात मारी, सीधा अंदर गिरेगी, ठीक है। कभी कभार अर्थ पे बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जब ये प्लेट्स आपस में पास आती हैं और कोलाइड करती हैं, यानी कि इनके बीच में कन्वर्जेंस होता है। तो पता क्या होता है, जब प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करती हैं, जैसे ये प्लेट है,
उसके बाद इन प्लेट्स में कन्वर्जेंस हुआ, ये यहाँ पर आ रही है, ये भी यहाँ पर आ रही है। कन्वर्जेंस होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा, और पता है कैसा बनेगा? कन्वर्जेंस होने के बाद कभी कभार ये प्लेट यहाँ पर आई, और कभी कभार उसकी वजह से माउंटेन बन जाते हैं। जैसा कि मैंने A4 शीट पे आपको एक बार करके भी दिखाया था। दोनों साइड से उसको लेकर आओ दिवजोत, इमेजिन करो A4 शीट को आप दोनों साइड से लेकर आ रहे हो, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। कभी कभार हाँ ऐसा भी होता है कि कभी कभार वो नीचे की तरफ भी झुक जाता है, अगेन वो वैली बना देगा। ऐसा केस A, केस B, ठीक है, समझ गए? वेन ओशनिक प्लेट कोलाइड्स विथ कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कि जो हमने डिस्कस करा OC और CC आपस में पास आ रहे हैं। जब ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तो जो डेंसर भारी वाली जो ओशनिक प्लेट होती है, ठीक है, वो शर्मा कर कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुस जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द अबव रॉक्स हीट्स, मतलब जो प्रेशर आता है उसकी वजह से रॉक हीट्स अप एंड मेल्ट। पत्थरों चट्टानों के साथ, इनके साथ पत्थरों चट्टानों नहीं बोलना चाहिए मुझे यहाँ पर, लिथोस्फेरिक प्लेट जिसमें दो पार्ट्स हैं, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इनके साथ क्या होता है? दे हीट अप एंड मेल्ट, ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया, टकराती हैं, भारी वाली नीचे जाएगी, एस्थीनोस्फीयर में घुसेगी, एस्थोनोस्फीयर में ऑलरेडी मोल्टन स्टेट में है और मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मोल्टन रॉक्स फिर से दोबारा राइज करती है, वॉल्केनिक माउंटेन्स वो फॉर्म करते हैं अलोंग द कॉन्टिनेंटल एज। कहने का मतलब क्या? ईजी है, मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर देख लो। एस्थीनोस्फीयर में गई, इस पोर्शन में जाके, इतने पोर्शन में जाके इट विल स्टार्ट टू मेल्ट, इट विल स्टार्ट टू मेल्ट। मेल्ट होने के बाद इट विल कूल डाउन, और जो हमारे पास ज़मीन की सतह जो आती है ना, यानी कि सी फ्लोर, ओशन फ्लोर, कॉन्टिनेंट्स, वो इसी से ठंडे होकर बार बार बनते रहते हैं। कभी कभार क्या होता है, ऑल्टरनेटिवली अ ट्रेंच में बी फाउंड बिटवीन द टू प्लेट्स। समुद्र के ज़मीन पर एक ट्रेंच बनती है। ट्रेंच क्या होती है? जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स पर वैली होती है ना पहाड़ पे, ये ऐसी ही जब समुद्र में आपको कोई ऐसी चीज़ देखने को मिले ना, मतलब ये सी फ्लोर है, उसमें ऐसी कोई चीज़ है, इसको कहते हैं ट्रेंच। जैसे ट्रेंच समुद्र की सतह पर डीपेस्ट स्पॉट होते हैं, और आपको पता ही है लाइफ ऑफ पाई आप सबने देखी होगी, और कशिश आपने तो टेस्ट भी दे रखे हैं उसके 6 क्लास की, वो थी मरियाना ट्रेंच का नाम याद है? डीपेस्ट स्पॉट ऑन अर्थ, पैसिफिक ओशन के अंदर है ना। लाइफ ऑफ पाई में भी दिखा रखा है, जहाँ पर उनका शिप वो डूबता है, तो इरफान खान जो अपने दोस्त को जो बता रहा होता है, तो वो कहता है मरियाना ट्रेंच में हुआ था इंसिडेंट, है ना। तो ऑल्टरनेटिवली अ ट्रेंच में बी फॉर्म बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। मतलब ये प्लेट यहाँ से डाइवर्ज हुई, एक प्लेट यहाँ से डाइवर्ज हुई, बीच में बन गया एक ट्रेंच, ठीक है। इन सम केसेस 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्ज, कभी कभार 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं। अच्छा, अब आप कहोगे कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करती हैं, कभी कभार ये कन्वर्जेंस भी होती है, इसलिए आपको बता रहा था बहुत टाइप की कन्वर्जेंस होती है। लाइट दिमाग से अभी आप बिल्कुल एक बात सुनिए, मैंने अभी ऊपर वाले केस में क्या बताया था, फोटो ही देख लो। ऊपर वाले केस के अंदर मैंने अभी क्या बताया था, ये कन्वर्जेंस हो रही है ओशनिक क्रस्ट की और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, है ना, OC CC। कभी कभार कन्वर्जेंस होती है इन सम केसेस 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्ज, CC CC, कभी कभार ये कन्वर्ज करते हैं। ऐसे आपको ये भी देखने को मिलेगा OC OC कन्वर्जेंस। फिर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अपने आप सब सीधे समझ में आ जाएंगे, अपने आप एक तीर से अपने आप सारे निशान लग जाएंगे। कॉन्टिनेंटल कभी कभार डाइवर्ज भी होंगे, ओशनिक मतलब CC CC डाइवर्जेंस, CC CC कन्वर्जेंस, OC OC कन्वर्जेंस, OC OC डाइवर्जेंस। और एक तीसरा आपने क्या सीखा था अभी ऊपर, OC और CC कन्वर्जेंस, OC और CC डाइवर्जेंस। बस ये यूपीएससी में क्या दुनिया पे अर्थ पे ये 3 ही होते हैं, बस 3 से 6 बन जाते हैं बस, मतलब CC CC OC 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 CC 3 हो गए, 6 कैसे बन जाते हैं? एक एक केस में एक डाइवर्ज होगा, एक कन्वर्ज होगा, एक डाइवर्ज होगा, एक कन्वर्ज होगा, एक डाइवर्ज होगा, एक कन्वर्ज होगा। बस आपको ऊपर वाला केस तो समझ में आ गया, और भी आप सीख जाओगे। लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है, कॉन्टिनेंटल 2 प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, इसका मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पास आ रही है, ठीक है।
दो सेम सेक्स के लोग किस करने पास आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा मान लो उसको. टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर कन्वर्जिंग. नीदर प्लेट कैन बी फोर्स अंडर द अदर. कोई झुकने को तैयार नहीं है भाई, ठीक है, पास आ रहे हैं, पहले तू कर, ठीक है. तो टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्ज, नीदर प्लेट कैन बी फोर्स अंडर द अदर. इंस्टेंट फोल्ड्स में बी क्रिएटेड. कोई जब झुकती नहीं है ना आपस में, भाई माइंड मत करना इसको, जो भी आप लोग सुन रहे हो कि ऐसे एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, भाई ये टॉपिक ऐसे क्लियर होता है. और अगर आपको जो अच्छा लगे आप जिससे मर्जी आके पढ़ सकते हो. मैंने आपको पकड़ के नहीं बिठा रखा गोदी में. चलो, तो इंस्टेड फोल्ड्स में बी क्रिएटेड. ये प्लेट पास आई, ये प्लेट पास आई, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं. जब कशिश, दिवजोत, आशिमा, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती ना, ऊपर मैंने आपको एक केस बताया था, माउंटेन बन जाते हैं. सीसी और सीसी के कन्वर्जन से माउंटेन बनते हैं. तो क्या कोई ऐसी चीज बनती है जिससे कॉन्टिनेंटल चीजें टकराएं और बीच में एक आपको एक पोस्चर मिल रहा है जो कि ऐसा खड़ा हुआ माउंटेन की फॉर्म में? तो क्या ऐसा कुछ अर्थ में है? ग्रेट माउंटेन रेंजेस लाइक हिमालयास इस तरीके से फॉर्म हुआ है, ठीक है. तो हमारे हिमालयास ये ऐसे क्रिएट हुए थे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, दोनों टकराई. वो बोल रहे हैं पहले तू आगे बढ़, पहले तू आगे बढ़. कोई भी एक दूसरे से झुकने को तैयार नहीं है. रिजल्ट क्या हुआ? एक चीज़ बीच में से खड़ी हो गई, पहाड़, ठीक है, लाइक हिमालयास. तो यहाँ पर क्या है, अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज जो उनको कॉज करती हैं. ये हमने सेम लाइन एनसीईआरटी की पढ़ी थी. फोर्सेज जो अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करती हैं उनको हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज, जो अर्थ के इंटीरियर में होती हैं एंडोजेनिक फोर्सेज. और जो फोर्सेज अर्थ के सरफेस पे एक्ट करती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज, एक्सोजेनिक फोर्सेज, ठीक है. एंडोजेनिक फोर्सेज कभी कभार सडन मूवमेंट्स प्रोड्यूस करती हैं, कभी कभार स्लो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करती हैं. हमने पूरा एक बहुत अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू एनसीईआरटी में समझा था. सडन मूवमेंट्स होती हैं अर्थक्वेक और वोल्केनो, जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन होती है अर्थ के सरफेस पे. सेम पैराग्राफ लिख दे रखा है एनसीईआरटी में. अब बात करते हैं अर्थक्वेक की. अर्थक्वेक की डेफिनेशन एक तो आपने एनसीईआरटी में देखी थी, सिंपलेस्ट डेफिनेशन, एक यहाँ पर भी है. जब अर्थ की क्रस्ट में एक सडन मूवमेंट हमें देखने को मिले उसके पोर्शन में, जिसकी वजह से शेकिंग हो अर्थ की क्रस्ट की, या ट्रेमलिंग, ठीक है. एक ही बात होती है वैसे, मतलब यू नो काइंड ऑफ नॉर्मल स्थिति से अलग हिल रहा है वो. इट इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक. दिस इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक्स में कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है. जिस पॉइंट पे वाइब्रेशंस ओरिजिनेट होती हैं अर्थ के अंदर से, वो होता है फोकस. मैंने ये डायग्राम समझाया था, इसलिए एनसीईआरटी और तमिलनाडु का मिक्सचर लेकर हमें चलना पड़ता है. यहाँ पर इतनी अच्छे से नहीं है वो चीज़ें, ठीक है. द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस जो कि फोकस के जस्ट ऊपर होता है, मैंने बताया था ना फोकस है अंदर, इसके आप ऊपर वाली जगह पर आओगे तो जहाँ पर ये फील होता है आपको, जहाँ पर वो याद है जो ताशिमा खड़ी हुई थी उस दिन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एपी सेंटर. ये होता है एपी सेंटर. फ्रॉम द फोकस अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं और उन वाइब्रेशंस को हम लोग एक ज्योग्राफी में नाम देते हैं सीज्मिक वेव्स. और इन्हीं सीज्मिक वेव्स से थ्रू हमें ये भी पता लगता है कि अर्थ जो है वो कितना डीप में है, मेंटल, कोर, क्रस्ट कितनी गहराई तक है, क्योंकि रियल में तो बंदा जा नहीं सकता वहाँ तक, ठीक है, ये चीज़. उसके बाद आगे यहाँ पर जैसे अगर आप देख लो, ये डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बनाना, इसलिए सिर्फ इसको देख लो. बनाना वही जो एनसीईआरटी में रखा है. अंदर से जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ उसको हम लोग कहते हैं फोकस. फोकस जस्ट ऊपर जहाँ पर जो फील होता है, जहाँ हमारी आशिमा खड़ी हुई थी, डेट इज़ एपी सेंटर. और जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रैवल करती हैं उसको हम लोग कहते हैं सीज्मिक वेव्स. एक और चीज़, जब अर्थक्वेक आता है ना, कभी कभार क्या होता है, प्लेट्स ना ऊबड़ खाबड़ हो जाती हैं, हिल जाती हैं, दूसरे से धसक जाती हैं, लाइक अ लैंडस्लाइड. उसको कहते हैं जिस पॉइंट पे खिसकती है ना, ऊपर नीचे हो गई, जैसे आप देख रहे हो ना, ऊपर नीचे हो गई थोड़ी सी, इसको कहते हैं फॉल्ट प्लेन, ठीक है. जो पार्ट जहाँ से ऊपर हो गया होता है, जैसे ये अभी तक ना ये लेवल ऐसा होना चाहिए था, ऐसा, ये यहाँ तक होना चाहिए था, ऐसा पूरा प्रॉपर, लेकिन ये एक पार्ट नीचे चला गया. जिस पॉइंट पे ये नीचे जाता ना, इसको कहते हैं फॉल्ट ट्रेस. अब ये आप कहोगे फॉल्ट ट्रेस और ये फॉल्ट प्लेन क्या है, समझ में नहीं आ रहा. भाई फोकस जैसे अर्थ के अंदर होता था ना, अब तुम
ज़मीन के अंदर झांक कर तो देखोगे नहीं भाई कहाँ से ये ऊपर नीचे हो गया, जैसे फोकस नहीं दिखता हमें अंदर से। फोकस अंदर वाली चीज़ है, फॉल्ट प्लेन में अंदर वाली चीज़ है। अर्थ के ऊपर आशमा को जो चीज़ दिखेगी जहाँ से अर्थ को क्रिएट हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रही है, वो आशमा के लिए एपिसेंटर है। और आशमा कहेगी मम्मी वो देखो वो देखो, ये प्लेट ऊपर हो गई, ये प्लेट नीचे हो गई, ये है फॉल्ट ट्रेस। और जो ऐसे मतलब स्लाइडिंग ऐसे इसमें हो जाएगा ना, ये जो स्लाइडिंग वाला पार्ट, जैसे एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया तो एक स्लाइड टाइप बन गई, तो जो आशमा रिक्वेस्ट करेगी कि मैं फिसल पट्टी कर लूँ, यहाँ पे झूला झूल लूँ, वो होगा फॉल्ट स्कार। ठीक है, चलो आगे। अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो रिकॉर्ड करी जाती है कि इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जिसको हम लोग कहते हैं सीस्मोग्राफ। जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, उसको हम लोग मेजर करते हैं एक स्केल से, रिक्टर स्केल, और ये 0 to 9 मेजर होता है। अब ये वाला जो पैराग्राफ होगा ना, सेम एनसीईआरटी वाला साइड में जो कॉलम था वो है। अर्थक्वेक जो कि 2 पॉइंट का रिक्टर स्केल पे होता है या उससे कम होता है, वो फील ही नहीं होता है ना के बराबर, मतलब बिल्कुल कम फील होता है या फिर ना के बराबर होता है वो फील। ठीक है, जिसकी रिक्टर स्केल पे मात्रा 5 है वो डैमेज कर सकता है कि चीज़ें गिरना शुरू हो जाएंगी आपके घर में, पेंटिंग वगैरह या जो भी है, या आशमा आप भी गिर सकते हो खड़े खड़े। ठीक है, 6 रिक्टर स्केल या उससे ज़्यादा का है तो उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, और उससे ऊपर जो होता है 7 से ऊपर और जो 9 तक जो जाता है, जैसे वो याद है जो भुज में आया था 6.9 का था आई थिंक, है ना, तो 7 से ऊपर जो होता है उसको कहा जाता है मेजर अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक के कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे प्रोमिनेंट कॉज अर्थक्वेक का ये होता है कि एकदम से अर्थ की क्रस्ट का एक पर्टिकुलर पोर्शन ना स्लिप कर जाता है, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा है ना, अलोंग द फ्रैक्चर्स और द फॉल्ट्स। अब ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी प्लेट धसक जाएगी, जैसे ये जो प्लेट गई ना यहाँ से, ये फॉल्ट ट्रेस और जो फॉल्ट प्लेन की वजह से हुआ, यहाँ पर पता है क्या होता है यार, यहाँ पर एक प्रकार से एक फॉल्ट होता है। फॉल्ट इन द सेंस कि ज़मीन ऑलरेडी यहाँ से ना, इसको मैं मिटा के समझाऊंगा, ज़मीन ऑलरेडी यहाँ से ना बड़े टाइम से कुछ क्रैक्स लेकर आ रही होती है अंदर से। यहाँ से ज़मीन जैसे कहते नहीं है ऑलरेडी कच्ची ज़मीन थी, या फिर अंदर से कोई क्रैक फिशर काइंड ऑफ पहले से ही पड़ चुका था। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एक ईंट है या मार्बल है, उसके बीच में से क्रैक पड़ चुका है, आप बस हाथ ऐसे कराटे की तरह या मुक्का मारोगे, वो उसी पॉइंट से ब्रेक होकर 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगा, रेदर देन कि घर की दीवारों पे मुक्का मारोगे और छेद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस पॉइंट से जो चीज़ यहाँ से क्रैक की लकड़ी है, ठीक है दिवजोत, वो ऑलरेडी बीच में से कहीं से क्रैक या किसी भी पोर्शन से क्रैक हो रखी है, आपने उसे ज़मीन पर रखा, जोर की पैर मारा अपना जूते पहन के, वो उसी जगह से मतलब 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगी। ऐसे ही अर्थ पे, अब समझ गए फॉल्ट ट्रेस और ये फॉल्ट प्लेन क्या है। ये फॉल्ट ट्रेस वो अर्थ पे हिस्सा है जहां पर अंदर से ना फॉल्ट मतलब दरार पड़ी हुई है, तो जब भी अर्थ को जाएगा ना वाइब्रेशन आएगा, उसी दरार के पास से स्लाइड कर जाएगा वो, लाइक ऐसे। ठीक है, धसक जाएगी वो जमीन लाइक ये। ठीक है, कि वो नीचे आते आते बहुत स्लो मूवमेंट होती है वो। ठीक है, उसके बाद द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन रॉक्स, जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे होती हैं, वो कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस करती हैं। एक और चीज़ होती है, दोनों चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे एक तो अर्थक्वेक आया और नीचे मोल्टन रॉक्स हैं वो घूम रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, उनकी भी फोर्स लगती है। इसकी वजह से ना जहाँ पर फॉल्ट आ रखा होता है, अर्थ वो प्लेट का खिसकना वहाँ से और ईजी हो जाता है। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? मतलब दिवजोत, कशिश, एक जगह से ऑलरेडी एक चीज़ कमज़ोर है, उस पर और प्रेशर पड़ रहा है अर्थ के अंदर से, एस्थीनोस्फीयर से, राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स की वजह से, जो कि रॉक्स को ब्रेक अपार्ट कर देते हैं 2 टुकड़ों में, फाइनली ब्रेकअप। मतलब आग दोनों का लड़ाई चल रही थी, ऊपर से अंदर से किसी ने और भड़का दिया, दोनों ने कहा रहना ही नहीं मुझे तेरे साथ। ठीक है, गए। जो सडन शिफ्टिंग होती है लैंड मास की, इसकी वजह से अपहेवल्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं उथल पुथल। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में मचती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस इधर से उधर या वेव्स कह लो ट्रैवल करती हैं सराउंडिंग पोर्शन में,
समटाइम्स अर्थ का जो सरफेस होता है उस पर भी क्रैक आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह जहाँ पर भी आता है, भुज में आया था ज़मीन पे दरारें और वो करके, वैसे भी गुजरात की ज़मीन मिट्टी मिट्टी वाली है, लाइक रन ऑफ कच और वैसा करके, तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। कभी कभार आपने कोई मूवीज़ में या फिर गूगल क्रोम पे एक फ़ोटो देखी होंगी, एक पहाड़ है उस पर इस प्रकार से दरार पड़ रखी कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वहाँ तक क्रॉस करने में पता नहीं कहाँ जाके गिरूंगा अगर बीच में से गया तो। ऐसी पक्का फोटो आपने देख रखी होंगी, पहाड़ के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, मतलब वो गैप इतना ज़्यादा है कि आप वहाँ से कूद के जा सकते हो। नीचे अगर आप देखोगे तो पूरा इतना डीप क्रैक पड़ रखा है उस पहाड़ के ऊपर कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, एक और कॉज होता है अर्थक्वेक का। तो पहला आप कॉज समझ गए क्या होता है? सडन तरीके से जब एक अर्थ की क्रस्ट का पोर्शन स्लिप करता है अलोंग द फ्रैक्चर ऑफ फॉल्स, ये नहीं कि कहीं से भी स्लिप कर जाएगा कि चलो भैया दिल्ली से ही टूट गया, जनकपुरी से टूट गया है, विकासपुरी से टूट गया, फरीदाबाद से टूट गया, ऐसा नहीं यार। अर्थ के उस कोने पे वो होना चाहिए, फिशर क्रैक होना चाहिए। और एक बार बता दूं, दिल्ली ना टाइम बॉम्ब पे रह रहा है। दिल्ली 100 बार कम से कम उजड़ चुका है पूरी की पूरी तरीके से। यहाँ पर एक बहुत मेजर अर्थक्वेक आता है हर 100-150 साल में, जो पूरी की पूरी दिल्ली को ज़मीन के अंदर संभाल लेता है। यहाँ की जो अंदर प्लेट और जो फॉल्ट है ना वो बहुत कमज़ोर है। अगर यहाँ पर 6 से ऊपर का रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक आ जाए ना, पूरी की पूरी दिल्ली अंदर चली जाएगी ज़मीन पे। अर्थक्वेक आने का एक कॉज और होता है, डेट इज वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनो की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। वॉल्केनो क्या होता है? वॉलेंट और एक्सप्लोसिव इरप्शन जब होता है अर्थ के अंदर से, ऑब्वियसली बात है आप जानते हो अर्थ की हीट बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा, उसके आसपास के रीजन में शेकिंग एंड ट्रेमलिंग मूवमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा वैसे कॉमन ना वॉल्केनिक एरियाज के पास ही रहते हैं, जहाँ वॉल्केनो आता है वहाँ अर्थक्वेक आता ही है। तो जब भी एक चीज़ में से पता है क्यों बताना चाह रहा हूँ, जब हम वॉल्केनो पढ़ेंगे ना, वॉल्केनो का एक इफेक्ट होता है, दिव्योत कशिश आशिमा, एक इफेक्ट होता है अर्थक्वेक। ये काफ़ी लोग कम आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं। दिव्योत आपको पता ही है ना, ये बहुत कम बात है, ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इस बात को, है ना, कि वॉल्केनो का आफ्टर इफेक्ट एक रिजल्ट होता है अर्थक्वेक, है ना, ये चीज़ है। अब अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में कॉज चेंजेस इन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। जो प्लेट्स होंगी वो ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ होंगी, ठीक है। वाइब्रेशंस की वजह से कभी कभार लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, माउंटेनियस रीजन्स में पहाड़ धसक गए, खिसके चले गए, ठीक है। ग्रेटर डैमेज होता है अर्थक्वेक की वजह से, कभी कभार बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बड़े सारे हाउसेस कोलैप्स हो जाते हैं जो कि मिट्टी से ईंटों से बन रखे हैं, और डेप ट्रैप बन जाते हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं और बेचारों की सांसें चली जाती हैं। कभी कभार बिजली के खंभे वगैरह गिरने की वजह से फायर लग सकती है, और अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम जो होता है ना वो नेचुरली डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अर्थ हिला अर्थक्वेक की मूवमेंट की वजह से, अंदर का जो पानी है वो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी वजह से वो एक फिक्स रहना चाहिए ना, तभी तो हैंडपम्प वगैरह में आराम से आएगा, वही हिलने लगा आराम से, तो फिर क्या होगा। 3 तरह की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। एक होती है पी वेव्स जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, एस वेव जिसको हम लोग ट्रांसफर वेव्स कहते हैं, और एक होती है एल वेव जिसको हम लोग सरफेस वेव्स कहते हैं। अर्थक्वेक जो कि ऑरिजिनेट होता है नीचे से या फिर समुद्र के पास, मतलब विच ऑरिजिनेट्स बिलो और नियर द सी, सी के नीचे और सी के पास, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होती है वाटर में, ऑब्वियसली बात है। मतलब जब कहने का मतलब है ओशन फ्लोर की ज़मीन जब दिव्योत उस पर अंदर ट्रेमलिंग होगी, वो क्रस्ट हिलेगी, पानी में उथल पुथल मचेगी ना बहुत ज़्यादा। जब पानी में उथल पुथल मचती है, इट इज़ जस्ट लाइक एक बॉटल पड़ी हुई है पेप्सी की जिसके अंदर पानी या पेप्सी भर रखी है, कशिश आपने जोर की उसे खुंदक में लात मारी किसी बात पे, ठीक है, उसका तो ढांचा ही हिल गया ना अंदर से पूरा का पूरा पानी का, ठीक है। अब ऐसे ही इतने बड़े समुद्र को मान लो, जब अर्थक्वेक आ रहा है तो कैसे पानी हिलेगा, तो होगा क्या उसकी वजह से फ्लड्स और वेव्स आती हैं, जिसकी वजह से लाइफ को बड़ा डैमेज होता है। समटाइम्स मोर देन द अर्थक्वेक इटसेल्फ, मतलब जितना अर्थक्वेक डैमेज करके नहीं जाता ना, उसकी वजह से आसपास ये फ्लड्स और वेव्स की वजह से आता है। कभी कभार वेव्स इतनी हावी होती हैं कि हमारे जैसे ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन से लेकर ये पूरी की पूरी जो कोस्ट तक हमारे एक बारी सुनामी आई थी, और कभी कभार जैसे सुनामी की लहरें या किसी भी रीजन के अंदर वर्ल्ड में आती हैं, वो बहुत तबाही मचाती हैं। क्यों यार? शहरों के अंदर पानी भर जाना, इतनी बिल्डिंगें डूब जाना, और अर्बन मैनेजमेंट सिस्टम पूरा का पूरा हिल जाना, सीवेज सिस्टम ख़राब हो जाना, और
मतलब काफ़ी कुछ मतलब चलता है। मतलब अगर एक फ़नी वे में मैं इसको बताऊँ तो आप इमेजिन करके देखो, समुद्र की लहरें उठी टाइड, भाई तुम छत पे खड़े हो, शार्क आके गिरी तुम्हारे ऊपर, वैसे ही प्राण निकल के मर गए तुम, लॉबस्टर गिर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, क्रैब गिर रहे हैं, शहर में पानी भरा हुआ है उसमें भाई ये सब झींगे वींगे सब तैर रहे हैं, फिशेस तैर रही हैं, शार्क तैर रही हैं। मतलब सोच रहे हो, ये जिस चीज़ इमेजिन करना थोड़ा सा फ़नी लग सकता है, लेकिन इस पानी को हटाना, उन एक्वेटिक एनिमल्स को हटाना, या अब कितने दिन में पानी सूखेगा, क्या शहर के नालों में इतनी दम है कि वो इतने पानी को समा पाएंगे, ये पानी डिस्चार्ज कितने दिनों में होगा, फिर इसमें मच्छर ना पनपने लग जाएं, लोगों को स्किन डिसीजेज़ या फिर डेंगू चिकनगुनिया और ये सब वायरल वगैरह ना होने लग जाए, बहुत कुछ होता है। तो ये छोटा सा इवेंट्स होता है, लेकिन इसकी वजह से कईयों की जान चली जाती है। और सबसे ज़्यादा जान तो तब जाती है जब सुनामी जैसे आई, गाड़ी की गाड़ी भाकर ले गई, वो लोग पानी में डूबकर मर गए, कई लोग एक हफ्ते तक अपनी छतों पे ही फंसे हुए हैं, नीचे वाले फ्लोर तक नहीं जा पा रहे हैं, पानी 4th फ्लोर तक भरा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। और कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं वो चले गए बेचारे, अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है। तो सुनामी एक जापानीज टर्म होती है, इट इज़ अ नेम गिवन टू द ह्यूज वेव जो कि सी में आती है बाय एन अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आती है, तो अर्थक्वेक का एक रिजल्ट भी है, ये इफेक्ट है मतलब सुनामी, ठीक है। सुनामीज बहुत कॉमन होती हैं कोस्ट ऑफ जापान के पास और अदर रीजन्स पैसिफिक ओशन में, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, अर्थक्वेक कहाँ पर आता है, जहाँ पर ज़्यादातर अर्थक्वेक, हाँ वॉल्केनोज जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, वॉल्केनो का रिजल्ट ही है ना एक प्रकार से अर्थक्वेक, मैंने अभी ऊपर बताया। तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन में ज़रा मुझे बता सकते हो कशिश या दिव्यज्योति क्यों कह रहा है कि ज़्यादातर अर्थ सुनामीज आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिल जाएंगी? वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, और रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है? आग, वॉल्केनोस है ना, आग से बनी हुई अंगूठी नहीं है, वॉल्केनोस की एक सेमी आर्क है जिसको हम लोग कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पूरा नाम है इसका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। मैं आपको प्लेट्स के बारे में बता रहा था, ठीक है। प्लेट की मार्जिन्स देख लो, मार्जिन से ही हमेशा खिसकती हैं प्लेट, ठीक है। यहाँ ये जो मार्जिन्स है ना, जैसे अगर मैं एक मार्जिन बनाऊँ आपके लिए, यहाँ पर देखो, अगर ये मैं मार्जिन बना रहा हूँ ना, यहाँ पर यही मार्जिन तो फॉल्ट है, फॉल्ट लाइन। इसका मतलब जब भी अर्थक्वेक आएगा ना, तो देखो दो बना रहा हूँ मैं, इंडिया के पास है ये वाली जो हिमालय से होकर गुजर रही है, ये कॉन्टिनेंट के ऊपर दिख रही है आपको, ये आपको कहाँ दिख रही है? सी फ्लोर या फिर ओशन फ्लोर पे, बिल्कुल सही बोलो। ये नंबर 2 जो आपको दिख रही है ये वाली, ये नंबर 1 जो मैंने बनाई, ये कॉन्टिनेंट पे दिख रही है, ये लैंड पे दिख रही है ना, वो समुद्र में दिख रही है। मार्जिन होने का पता है मतलब क्या है? कि जब भी नंबर 1 रीजन में अर्थक्वेक आएगा ना, तो यहाँ से क्रैक और ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होना या लैंडस्लाइड्स होना यहाँ से शुरू होंगे, इस लाइन से, और कहीं से नहीं। किसके की ज़मीन है जहाँ से मैंने बनाया, सिर्फ इसी लाइन के आसपास से खिसकेगी ज़मीनें, जो प्लेट ऊपर नीचे होंगी, जो फॉल्ट लाइन होगी, ठीक है। और अगर नंबर 2 पर के रीजन में आसपास अर्थक्वेक आता है, तो समुद्र की जो ज़मीन है, क्योंकि ये लैंड पे तो दिख नहीं रहा मुझे नंबर 2 की फॉल्ट लाइन, तो डेफिनेटली ये सी फ्लोर पे होगा। लिथोस्फीयर की प्लेट तो दोनों जगह होती है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी, ओशनिक क्रस्ट भी। इसका मतलब है ओशनिक क्रस्ट पे दरारें आएंगी, और यहाँ पर अंदर क्या बनेंगे? रिजेस, यहाँ बनेंगे ट्रेंचेस, रिजेस, मिड ओशनिक रिज, यहाँ बनेंगी वो सब चीज़ें। ये होता है फंडा, ठीक है। तो एक बारी मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपको जो प्लेट्स दिख रही है ना, प्लेट मार्जिन्स, तो ये कहाँ हैं वर्ल्ड के अंदर? सबसे पहले ये सीख जाओ, ध्यान से सुनो। एक है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो माउंट सेंट हेलेंस के पास है, ठीक है। दूसरा साउथ अमेरिकन प्लेट, ये मेजर प्लेट है, ठीक है। मेजर प्लेट का मतलब पता है क्या होता है? ये प्लेट क्यों कह रहा है? आप कहोगे यार ये तो कॉन्टिनेंट के नाम दिख रहे हैं मुझे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, आप कहोगे तो कॉन्टिनेंट के नाम है। तो जी हाँ भाई, ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट क्या है? प्लेट ही तो है, एक पत्थर का टुकड़ा ही तो है कॉन्टिनेंट, जिसमें सारे प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, केव्स, ये सारे सिस्टम समा रखे हैं, ठीक है। इसलिए कॉन्टिनेंट को आप कभी कभार प्लेट वाइज भी बोलते हो। कब बोलते हो? जब आप पूरी ज्योग्राफी में ब्रॉडर वे में ज्योग्राफी कर रहे हो तो आप बोलते हो अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स। जब आप ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर का चैप्टर कर रहे होते ना, और लिथोस्फीयर इज ऑल अबाउट
रॉक्स पत्थर, ज़मीन के टुकड़े बड़े बड़े, छोटे चाहे बड़े, बड़े हैं तो वो कॉन्टिनेंट है, छोटे हैं तो वो चाहे ग्रेवल्स कह लो, चाहे रेत कह लो, चाहे सैंड कह लो, कुछ भी कह लो। ये बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं ना, ये मेजर प्लेट्स हैं और इसी को हम लोग लेमैन लैंग्वेज में कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ये समझाना चाह रहा हूँ। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यानी कि नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन प्लेट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट ना इसको एक ही प्लेट बोला जाता है क्योंकि आपको पता है ना, हमने एक फैक्ट पढ़ा था, दिवजोत आप भी जानते हो कि इसको एशिया और यूरोप कहाँ से स्टार्ट या ख़त्म होते हैं इस लाइन को बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दिवजोत कशिश हम एक फैक्ट को जानते हैं, उरल माउंटेन से एक लक्ष्मण रेखा का काम करते हैं ना, जैसे ही आप उसको साइड क्रॉस कर जाओ तो आप एशिया के अंदर पहुंच जाते हो। और इसलिए ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिखता है ना, ये पूरी की पूरी रशिया है जो कि लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। रशिया इज़ द ओनली कंट्री जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट को दर्शाती है, और यहाँ पर बड़े सारे माउंटेन्स हैं जो कि आप नाम यहाँ पर याद कर सकते हो। अब इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि प्लेट के नाम से माउंटेन यहाँ पर इन्होंने क्यों दे रखा, बस ऐसे ही आपको लोकेशन वाइज में ले जाने के लिए। माउंट फूजी, माउंट किलिमांजारो, इसका नाम तो बचपन से सुना ही होगा अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद माउंट सेंट हेलेंस हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका के अंदर। दो वॉल्केनो हैं यहाँ पर बड़े फेमस, क्या है, क्राकाटाऊ वॉल्केनो और मायोन वॉल्केनो, ठीक है। और एक और प्लेट होती है जो हमें देखने को मिलती है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के पास, नेस्का प्लेट। प्लेट्स बहुत सारी होती है, आप और भी जानोगे, लेकिन यहाँ से आप एक चीज़ समझ लो कि आपकी तैयारी शुरू हो गई है प्लेट्स को याद करने की, ठीक है, ये चीज़। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।